Good morning, beta. Be ready for prayer. Join your hands and start. Okay, beta. So be ready to continue with the topic. केमिकल बॉन्डिंग में अभी हमारे मेजरली एक टॉपिक बचा हुआ है, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. वो अभी हम स्टार्ट करेंगे, बट बिफोर दैट एक छोटा सा सेक्शन और भी बचा हुआ है मेटेलिक बॉन्डिंग का. तो क्योंकि आपने सारे स्पेशल केसेस ऑफ बॉन्डिंग अभी अभी फिनिश किए ही हैं इससे पहले, तो इट इज बेटर कि हम पहले मेटेलिक बॉन्डिंग ले लेते हैं, जो हार्डली 10 to 15 मिनट्स लेगा. और उसके बाद में फिर एक जो बड़ा पोर्शन है अपना मेजर पार्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, इसे हम कंटिन्यू करेंगे. तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आज के लेक्चर में प्लस एक जो नेक्स्ट लेक्चर डे आफ्टर टुमारो वी विल हैव, उसके अंदर कवर अप हो जाएगा. तो सबसे पहले तो आप हेडिंग ले लीजिए मेटेलिक बॉन्डिंग या बॉन्डिंग इन मेटल्स. मेटेलिक बॉन्डिंग या फिर बॉन्डिंग इन मेटल्स भी आप हेडिंग दे सकते हैं. और बेटा ये जो मेटेलिक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है, इसमें हम जो डेफिनेशन बनती है मेटेलिक बॉन्ड के लिए, उसे समझने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट हम ले लेते हैं कि यदि आपके पास एक मेटल एटम हो, कोई भी मेटल आप इमेजिन कर लीजिए, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कोई भी मेटल हम अज्यूम कर लें, एल्यूमिनियम, लेड वगैरह कोई भी आप ले लीजिए. तो एक मेटल एटम के अंदर, लेट अस अज्यूम एल्यूमिनियम, एक मेटल एटम के अंदर एल्यूमिनियम की जैसे हम सोचें तो एक न्यूक्लियस है और उसके आसपास फिर 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं. 283 पुराने सिस्टम से चलें तो शेल वाइज ये इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है. तो 3 इलेक्ट्रॉन्स जो इसके आउटर मोस्ट शेल में है, वी कॉल देम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. अब यदि इस मेटल एटम को आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन हटाकर बचा हुआ सेक्शन देखेंगे तो ये कहलाता है कर्नल. सो आई एम मेंशनिंग दिस थिंग, इसे आप ध्यान से देखिए, नोट करके रखिए. एक मेटल एटम है जिसको हमने बताया कि इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 पार्ट्स. एक होता है इसका कर्नल और दूसरा पार्ट होता है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो जैसे मैं एल्यूमिनियम की बात कर रहा था, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 3. अब न्यूक्लियस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन वाला जो सेक्शन है रहेगा, उसका पार्ट रहेगा, उसे बोला जाएगा एल्यूमिनियम का कर्नल. तो कर्नल एक पॉजिटिव यूनिट होगी. सोडियम सोच लीजिए, सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 281 ये कॉन्फ़िगरेशन बनता है. तो न्यूक्लियस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन कर्नल कंस्टिट्यूट करेंगे सोडियम के, और 1 इलेक्ट्रॉन वहां वैलेंस शेल में है. तो किसी के वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 या 4 तक इलेक्ट्रॉन कॉमनली मेटल्स में हो सकते हैं मैक्सिमम. तो ये जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, यदि इनको हटा दें तो न्यूक्लियस और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स जितने भी होते हैं, दे टुगेदर कंस्टिट्यूट अ पॉजिटिव स्पीशीज जिसको कर्नल कहा जाएगा. अब एग्जैक्टली जो मेटेलिक बॉन्डिंग होती है उसमें कर्नल्स एक फिक्स्ड पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं. जो मेटल होते हैं ये रूम टेम्परेचर की कंडीशन में, नॉर्मल प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन में, मर्क्यूरी को छोड़ दें तो बाकी सारे सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल होता है, उसमें कर्नल्स की पोजीशन फिक्स्ड होती है, और जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उन कर्नल्स के बीच में कहीं पर भी उनको फ्रीडम होती है मूवमेंट की. और इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे इलेक्ट्रॉन सी मॉडल या इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल ऑफ मेटल कहा जाता है. सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज इलेक्ट्रॉन सी मॉडल ऑफ अ मेटल. अब इलेक्ट्रॉन सी मॉडल क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड इट. अभी इसको पूरा डिफाइन भी करेंगे हम.
तो यहां पर ये जो पॉजिटिव स्पीशीज दिखाई जा रही हैं, ये कैर्नल्स हैं. दे ऑक्यूपाई द फिक्स्ड पोजीशन इन द लैटिस ऑफ मेटल. लैटिस मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड जो पैटर्न बनता है मेटल एटम्स का, उसे हम बोलते हैं लैटिस. तो ये कैर्नल्स अज्यूम कर लीजिए आप. ठीक है, एक बहुत छोटे से हिस्से को हम इमेजिन कर रहे हैं. सो दीज आर ऑल द कैर्नल्स, और इनके साथ में हमारे पास है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो कि कैर्नल्स के बीच में कहीं पर भी इनको मूव करने की फ्रीडम होती है. तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स और कैर्नल्स का आपस में अट्रैक्शन डेवलप होगा, इसी को मेटेलिक बॉन्ड कहा जाएगा. तो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल में हम बताते हैं कि द कैर्नल्स ऑफ मेटल ऑक्यूपाई a fixed position in the metal lattice, and the valence electrons are free to move in it. जो लैटिस होता है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को फ्रीडम होती है मूवमेंट की. अब जो अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन वेरियस कैर्नल्स एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डेवलप होगा, अब समझिए कि किसी एक एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कैर्नल ही सिर्फ आपस में अट्रैक्टेड नहीं होंगे. हर कैर्नल अपने आसपास के सारे इलेक्ट्रॉन्स को और हर इलेक्ट्रॉन अपने आसपास के सारे कैर्नल्स के साथ अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप करेंगे. तो कैर्नल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के अट्रैक्टिव फोर्स को ही मेटेलिक बॉन्डिंग कहा जाता है. द अट्रैक्शन बिटवीन kernels and valence electrons in the lattice of a metal is known as metallic bonding. I repeat, the attraction between kernels and valence electrons in the lattice of a metal is known as metallic bonding. बेटा ये जो मेटेलिक बॉन्डिंग के बारे में बात हो रही है, जिसमें हर कैर्नल अपने आसपास के सारे इलेक्ट्रॉन्स को और हर वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने आसपास के सारे कैर्नल्स के साथ अट्रैक्शन में होते हैं, तो इसी को हमने मेटेलिक बॉन्ड कहा. और ये अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तभी तो मर्क्यूरी के अलावा रूम टेम्परेचर पर सारे मेटल्स सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. ऑफ कोर्स मर्क्यूरी लिक्विड इसलिए है क्योंकि उसके इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन मतलब मेटेलिक बॉन्ड वीकर होते हैं, तभी तो मर्क्यूरी को हम सबसे लो मेल्टिंग पॉइंट वाला मेटल कंसीडर करते हैं. और आपको पता ही होगा कि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है. तो ये जो मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, ये मेजरली साइज पे भी डिपेंड करती है और जेड इफेक्टिव पे भी डिपेंड करती है. और ट्रांजिशन मेटल्स में तो अट्रैक्टिव फोर्सेस उनके इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स की वजह से भी होते हैं. तो वहां पर जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होते हैं, तो उनमें और फर्दर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होते हैं. तो यहां पर हम ये वाली बात भी मेंशन करके रखेंगे, मेटेलिक बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्ग. लिखिएगा प्लीज, मेटेलिक बॉन्डिंग is strong when the size of atoms is smaller. यदि एटम्स स्मॉलर साइज के हैं तो मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी. बेटा तभी तो जो अल्कली मेटल्स होते हैं दे आर सॉफ्ट विथ लो मेल्टिंग पॉइंट. ये सॉफ्ट भी होते हैं और इनके मेल्टिंग पॉइंट्स भी लो होते हैं क्योंकि इनका साइज अपने अपने रेस्पेक्टिव पीरियड्स में सबसे लार्ज होता है. तो लार्ज मेटल एटम के इंटर
एटॉमिक फोर्सेस, इंटर पार्टिकल फोर्सेस वीक होंगे। हर तरह की बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट यही है। इन जनरल स्मॉलर एटम्स स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाते हैं, चाहे वो मेटेलिक बॉन्डिंग हो, आयनिक बॉन्डिंग हो या कोवेलेंट बॉन्डिंग हो। अब एक और चीज इसमें छोटी सी ऐड करेंगे हम, कि जो बॉन्डिंग इन मेटल्स है वो मेटल्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है। तो वे सभी प्रॉपर्टीज, ये इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, इसको इलेक्ट्रॉन सी मॉडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और उसके अंदर फिक्स्ड पोजीशन पर कर्नल्स प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव इनसाइड दिस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज आप बताते हैं मेटल्स की, वो सब इनसे एक्सप्लेन होती है। जैसे कि हम बोलते हैं कि मेटल्स में लस्टर होता है, तो लस्टर होने का कारण है कि जब मेटल्स पर लाइट फॉल होता है तो उस एनर्जी को खर्च करने के लिए, खत्म करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी का लॉस करता है सिस्टम के अंदर से, उसकी वजह से मेटल शाइनिंग अपीयरेंस देता है या कहिए लस्ट्रस होता है। तो मेटल्स में लस्टर होता है। इसके अलावा ये कंडक्टिविटी शो करते हैं क्योंकि चार्ज फ्रॉम वन एंड दैट कैन बी ट्रांसफर टू द अदर एंड विद द हेल्प ऑफ दिस मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी यहां पर पॉसिबल है, उसकी वजह से ये कंडक्टिविटी शो करते हैं। मेटल्स में मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी जैसा कैरेक्टर भी आपने सुना ही होगा। मेलिएबल होना मतलब शीट्स के फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। डक्टाइल होना मतलब इसके वायर्स बनाए जा सकते हैं, क्योंकि हर कंडीशन में, चाहे आप इसकी शीट्स बना लें, प्लेट्स बना लें या वायर्स में इसको कन्वर्ट कर दें, इन ऑल द केसेस दिस विल रिमेन सेम। ये जो आपने बॉन्डिंग का पिक्चर अभी सामने रखा है, इट विल रिमेन सेम। तो मेटल्स की ये जो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं, ये इस तरह की बॉन्डिंग से जस्टिफाई होती है। तो हियर आई कंटिन्यू, यहां पर मैं एक बात और लिख देता हूं कि द इलेक्ट्रॉन सी मॉडल एक्सप्लेन्स this model explains the properties of metals. This model explains the properties luster, conductivity, then malleability, ductility, then strength, etc. बेटा ये नोट करिए, विथ दिस इलेक्ट्रॉन सी मॉडल इन मेटल्स, दैट इज ओवर। टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ओके बेटा, अब टॉपिक में हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट जो अपना रिमेनिंग पार्ट है, दैट इज अबाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सो आई कंटिन्यू विद दैट टॉपिक। प्लीज गिव द हेडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, in short MOT,
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में हम बात करेंगे बेटा। सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। देखिए, अभी तक कोवलेंट बॉन्डिंग की बात जो हुई है उसमें प्रीवियस थ्योरीज, अभी तक आपने कौन कौन सी थ्योरीज पढ़ ली हैं ये भी मैं आपको याद दिलवा दूं। मेजरली आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी, लेकिन उसके अलावा आपने वीएसईपीआर कॉन्सेप्ट भी सीखा है, उसके अलावा आपने ल्यूइस कॉन्सेप्ट भी सीखा था उससे पहले। तो ये सारी जितनी बॉन्डिंग की थ्योरीज हैं, और अब एक एडिशनली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी हम पढ़ने वाले हैं। आपके मन में सबसे पहली बात ये नहीं आना चाहिए कि कौन सी थ्योरी सही है ना? यदि आ रही है तो उसका रिप्लाई सुन लीजिए। बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए सभी थ्योरीज एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दे आर नॉट कंट्रोवर्शियल। ऐसा नहीं हुआ कि हर नई थ्योरी ने पुरानी को डिस्कार्ड करके अपनी जगह बनाई, बल्कि ऐसा हुआ कि बॉन्डिंग के अलग अलग एस्पेक्ट्स को अलग अलग साइंटिस्ट ने इंक्लूड करके एक्सप्लेन किया। तो जैसे कि आप रिकॉल करिए, ल्यूइस ने हमें केवल इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बारे में बताया कि बॉन्ड पेयर क्या होती है, लोन पेयर क्या होती है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट क्या है। फिर उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमने समझा कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का क्या मतलब, सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनते हैं, इनके बीच में एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना शेयर होता है, दिस काइंड ऑफ थिंग। अनडाउटेडली ल्यूइस थ्योरी वाज एन एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग। इसके बाद मॉलिक्यूलर शेप्स को समझाने के लिए आई थी वीएसईपीआर थ्योरी, जिसमें हम एक सेंट्रल एटम के आसपास जो भी बॉन्डेड एटम्स होते हैं उनका एक डिफाइंड अरेंजमेंट एक्सप्लेन करते हैं। तो आप देखिए, मैं इसको आप कॉम्प्लीमेंट्री बोलूंगा। क्यों? क्योंकि ल्यूइस का एक्सप्लेनेशन ही नहीं था कि वो मॉलिक्यूलर शेप्स के बारे में बात करें। इधर जो वीएसईपीआर कॉन्सेप्ट था, इन्होंने सीधे मॉलिक्यूलर शेप्स पे बात की। तो दो थ्योरीज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही थी कि आपका एक अलग डायरेक्शन है, हमारा एक अलग डायरेक्शन है समझाने का, किसी और एस्पेक्ट को समझाया गया। जब वीबीटी आई तो वीबीटी मतलब ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट, एटम्स के ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप होकर बॉन्डिंग होती है, यह बेसिक कॉन्सेप्ट था वीबीटी का। तो उन्होंने बॉन्ड बनने के तरीके को और ज्यादा इलैबोरेट किया, शेप्स को रिलेट किया, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट लाए वो, और इन सारी चीजों से उन्होंने बॉन्ड पैरामीटर्स को वेल एक्सप्लेन किया। चाहे वो बॉन्ड ऑर्डर हो, बॉन्ड लेंथ हो, बॉन्ड स्ट्रेंथ हो, बॉन्ड एंगल हो, या बॉन्ड पोलैरिटी, डाइपोल मोमेंट, रेजोनेंस एक्सेट्रा हो। ये सब बातें अभी तक हम वीबीटी के अंडर पढ़ रहे थे। अब और कुछ ऐसे पॉइंट्स थे क्या कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में जो अभी भी आगे बढ़ाए जा सकते थे, जिनका एक्सप्लेनेशन बाकी था? तो अब देखो, डायरेक्शन अगली थ्योरी, मतलब जो नेक्स्ट थ्योरी है जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं, इसका एक अलग डायरेक्शन रहा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें यह बताती है कि जब एटम्स से मिलकर मॉलिक्यूल बनता है, हम केवल डायटोमिक पर इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आप अज्यूम करिए कि दो ऑक्सीजन मिलकर एक O2 मॉलिक्यूल बना लेंगे, दो नाइट्रोजन के एटम मिलकर एक N2 मॉलिक्यूल बना लेंगे, या जो दो फ्लोरीन के एटम्स हैं वो मिलकर एक F2 मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक पिक्चर चेंज होता है। वो कैसे होता है? क्योंकि एटम एक डिफरेंट एंटिटी है, मॉलिक्यूल एक डिफरेंट एंटिटी हो गई। वीबीटी ने क्या किया था? वैलेंस शेल के ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग की बात कही थी, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने एक स्टेप और आगे बढ़कर एक्सप्लेनेशन दी है। इनका कहना था कि जब तक, इमेजिन करो, जब तक ऑक्सीजन है, एक एटम, उसके पास एक न्यूक्लियस है और उसके अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अ न्यूक्लियस एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स। बट जब मॉलिक्यूल बना तो क्या हुआ? देयर आर 2 न्यूक्लाई, न्यूक्लाई हो गए 2, और इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल 16। अब पूरे 16 इलेक्ट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के इंफ्लुएंस में होते हैं, ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि पूरा इलेक्ट्रॉनिक पिक्चर बदल जाता है। क्योंकि पहले 8 इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के आसपास थे, अब 16 इलेक्ट्रॉन दो न्यूक्लाई के आसपास हैं, तो हर इलेक्ट्रॉन की स्थिति बदल जाती है। ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी प्रेडिक्ट करती है। यहां पर
एक और एडिशनल पॉइंट आया जो पुरानी किसी थियरी ने एक्सप्लेन नहीं किया था, दैट इज अबाउट द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। बेटा जो ऑक्सीजन होता है ना, पैरामैग्नेटिक होता है, मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस प्रूव होती है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से। अब यदि ये पैरामैग्नेटिक है तो जरा चेक करिए पुरानी थ्योरीज में कहीं ऑक्सीजन को लेकर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात आई थी क्या? नेवर। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उन्होंने मतलब प्रीवियस थ्योरीज ने तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे बात ही नहीं की है, दे डिड नॉट इंक्लूड दिस कैरेक्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी well explains the magnetic behavior of the molecules also, जिसे अभी हम डिस्कस करेंगे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इस तरह से एक और अलग डायरेक्शन में अपना एक्सप्लेनेशन देती है, और सारी थ्योरीज को मैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री मानता हूं। एक पीछे है फिर बाद में नई थ्योरी आ गई, पुरानी डिस्कार्ड हो गई, ये नहीं हुआ है। दे आर ऑल कॉम्प्लीमेंट्री टू वन अनदर, they all have their own explanation for a fixed set of properties. A fixed set of properties are explained by VBT. A fixed set of things are explained by Lewis. A fixed set of things will be explained by molecular orbital theory. तो बेसिकली अप्रोच क्या है यहां पर? बेटा हेडिंग पढ़ो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इस ऑर्बिटल वर्ड के पहले लगाया मॉलिक्यूलर। तो यह थ्योरी सबसे पहले यह मानती है कि जो एटम्स होते हैं, यदि उनका कॉम्बिनेशन होकर मॉलिक्यूल बन गया तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल के बनने के साथ एटम के ऑर्बिटल सब खत्म हो जाते हैं, सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स खत्म हो जाते हैं और नए ऑर्बिटल्स डेवलप होते हैं, जिन्हें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहा जाता है। अब ऑर्बिटल क्या होता है बेटा? The region where probability of finding electron is maximum. The region surrounding nucleus where probability of finding electron is maximum. जब थ्योरी ये बोलना चाहती है कि एटम के ऑर्बिटल्स खत्म हो जाएंगे, मॉलिक्यूल के डेवलप होंगे, तो इसका मीनिंग समझो। एटम बेटा मोनोसेंट्रिक होगा ना, जबकि मॉलिक्यूल तो डायसेंट्रिक बनाएगा। डायसेंट्रिक, मोनोसेंट्रिक मतलब एक सेंटर वाला और दो सेंटर वाला। तो ऑक्सीजन का एक एटम जब तक था तो वो मोनोसेंट्रिक थे इलेक्ट्रॉन्स यानी ऑर्बिटल्स, और जब मॉलिक्यूल बनेगा तो ये डायसेंट्रिक हो जाएंगे, मतलब दो सेंटर होंगे ना, दो न्यूक्लाई होंगे। तो पूरा पिक्चर इलेक्ट्रॉन्स का बदल जाता है। अब इलेक्ट्रॉन्स को आप नए टाइप के ऑर्बिटल्स में प्लेस्ड बताएंगे, दैट आर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो चलिए की पॉइंट्स लिखना हम स्टार्ट करते हैं, फिर ग्रेजुअली थ्योरी के एप्लीकेशन तक हम जाएंगे। ध्यान रखना, थ्योरी के एप्लीकेशन तक पहुंचने में कुछ कुछ स्टूडेंट्स थोड़ी सी डिफिकल्टी फील करते हैं, पर आई कैन गिव यू द अश्योरेंस कि जैसे ही आप एक एप्लीकेशन पढ़ोगे पूरा पिक्चर एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाना है, घबराइएगा नहीं। तो इस फेज को हमें अभी क्रॉस करना है कि थ्योरी क्या कहती है, उसके पॉइंट्स क्या क्या हैं वो हम लिखते हैं, फिर जैसे ही हम उसको अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे द पिक्चर विल बी डेफिनेटली 100% वेरी क्लियर। ठीक है, तो चलिए कीप पेशेंस एंड स्टार्ट राइटिंग द की पॉइंट्स अबाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सबसे पहला पॉइंट, in the formation of a covalent molecule, in the formation of a covalent molecule, in the formation of a covalent molecule, the atomic orbitals, बेटा मैं इनको शॉर्ट में एओज लिखूंगा, आप शुरुआत में पूरा या सेपरेटली मेंशन कर दीजिए कि एओज मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एमओज मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एओ एटॉमिक ऑर्बिटल एंड एमओ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। In the formation of a covalent molecules, the atomic orbitals combine to form equal number of new orbitals, equal number of new orbitals known as
molecular orbitals. I repeat, in the formation of a covalent molecule, the atomic orbitals combine to form equal number of new orbitals known as the molecular orbitals. Next point. Two atomic orbitals combine to form two molecular orbitals. Two atomic orbitals combine to form two molecular orbitals. First लिखेंगे bonding molecular orbital. Bonding molecular orbital, शॉर्ट में इसे BMO लिखते हैं. बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाइफन लगाकर आगे मेंशन कर दीजिए. Its energy is less than the combining AOs, the combining atomic orbitals. Its energy is less than the combining atomic orbitals. दूसरे टाइप का ऑर्बिटल मेंशन करिए, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. शॉर्ट में इसे AMO लिखेंगे हम, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. इसके बारे में मेंशन करेंगे, इट्स एनर्जी इज मोर देन द कंबाइनिंग AOs मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स. पूरा वर्ड भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल. बेटा मुझे लगता है ये 2 पॉइंट्स अभी क्लियर होंगे. जब आप लिख रहे थे तो इसको आपने समझा भी होगा. पहले इनको मैं रिपीट कर देता हूं एक बार, मतलब एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट, फिर आगे की चीजें और हमें ऐड करनी है. तो यहां कहा गया सबसे पहले तो कि जब एटम से मॉलिक्यूल बनेंगे तो एटम के ऑर्बिटल खत्म हो जाएंगे, नए ऑर्बिटल्स डेवलप हो जाएंगे. मतलब पूरा प्रोबेबिलिटी पिक्चर बदल जाएगा मॉलिक्यूल में. जब ये मॉलिक्यूल्स के ऑर्बिटल्स होंगे नए वाले, जिनको आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे, तो हर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से 2 नए ऑर्बिटल डेवलप होंगे. आप एनर्जी वाइज सोचिए, मेरे इंडिकेशन को समझना. ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल है, तो इनसे कंबाइन होकर 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे. तो एक कम एनर्जी का होगा, ये कंबाइन हो गए, ये खत्म हो गए, तो एक कम एनर्जी का ऑर्बिटल बना इनसे और एक ज्यादा एनर्जी का. तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का पूरा एनर्जी लेवल भी डिफरेंट होता है. हाँ, हर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से एक कम एनर्जी का ऑर्बिटल बनता है, एक ज्यादा एनर्जी का ऑर्बिटल बनता है. जो कम एनर्जी वाला है कंबाइन होने वालों से, उसे BMO यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाएगा. जिसकी एनर्जी ज्यादा है कंबाइन होने वालों से, उसे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाएगा. ये पॉइंट्स बहुत सिंपल थे. अब इसमें मैं थोड़ा सा एक मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट जोड़ने जा रहा हूं अगले पॉइंट में. इसको ध्यान से सुनो, पहले सुनो फिर लिखेंगे हम. बेटा जो ऑर्बिटल है इसे हम बताते हैं द रीजन अराउंड न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम. मॉडर्न थियरी ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में, मॉडर्न थियरी ने इलेक्ट्रॉन का नेचर ड्यूअल कंसीडर किया. आई होप यू नो कि डेविसन एंड जर्मर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें इलेक्ट्रॉन के नेचर को वेव और पार्टिकल दोनों की तरह शो किया था, प्रूव किया था डेविसन एंड जर्मर ने. फिर उसके बाद में जो डी ब्रॉगली की इक्वेशन आई, वो डी ब्रॉगली साइंटिस्ट ने मैथमेटिकली उस चीज को प्रूव किया. मतलब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट दिए थे डेविसन एंड जर्मर ने, फिर डी ब्रॉगली ने उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया. इसके बाद फिर एक
हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल आया, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसने फर्दर प्रूव किया कि हां, हम पोजीशन और मोमेंटम का साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन के लिए या किसी भी मूविंग पार्टिकल के लिए। यदि पोजीशन की एक्यूरेसी आएगी तो मोमेंटम की अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाएगी, यदि मोमेंटम की एक्यूरेसी आएगी तो पोजीशन अनसर्टेन हो जाएगी। और ऐसा होने से फर्दर प्रूव हुआ कि इलेक्ट्रॉन जैसा बहुत कम मास वाला पार्टिकल, उसमें वेव कैरेक्टर भी प्रोमिनेंट है। बल्कि जो लोग इलेक्ट्रॉन को अब वेव की तरह ज्यादा सोचने लगे हैं, वे ज्यादा कंफर्टेबल जोन में आ जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन को कोई पार्टिकल सोचता है ना, तो वो मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर में कंफर्ट जोन में नहीं आता। लेकिन यदि आप इलेक्ट्रॉन को वेव की तरह सोचेंगे कि एक वेव क्रिएट होती है न्यूक्लियस के आसपास, एक क्लाउड होता है इलेक्ट्रॉन का, नेगेटिव चार्ज की पूरी एक डेंसिटी होती है, जिसे आप इंटेंसिटी ऑफ वेव बोलते हैं कि वेव इंटेंस है इस पूरे रीजन के अंदर, उसे हम बोलते हैं ऑर्बिटल। याद होगा साई स्क्वायर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। साई वेव के एम्पलीट्यूड को बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वेव एम्पलीट्यूड साई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप एवरीथिंग इज नोन टू यू। तो मैं इसके अगले स्टेप की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। जब दो एटम आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बनाएंगे, बेटा मैं इस सारे लैंग्वेज को ना इजी फॉर्म में भी कन्वर्ट करूंगा, तो पहले फॉर्मल लैंग्वेज में आप देखते जाइए सब चीजों को। आखिरी में जाकर मैंने आपको अश्योरेंस दिया है कि सब कुछ बहुत इजी हो जाएगा। तो एक बार ध्यान से सुनिए, जब दो एटम कंबाइन हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, बेटा मैं चैट बॉक्स नहीं देख रहा हूं, देयर इज नो मीनिंग ऑफ राइटिंग एनीथिंग इन द चैट बॉक्स। बेटर ये कि आप मेरी बात पे ध्यान दें, ठीक है? आपकी जो भी क्वेरी है, जो भी कुछ बात है, मैं आपको टाइम दूंगा कि हाँ मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूं, आप उसमें मेंशन करिए व्हाट इज योर क्वेरी, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, व्हाट डू यू वांट टू आस्क। सो प्लीज फोकस हियर, नहीं तो ये टॉपिक समझ नहीं आएगा। कई स्टूडेंट्स के अजीब क्वेश्चन आते हैं, मैं बिल्कुल रिप्लाई देना पसंद ही नहीं करता हूं कि लेक्चर कितने लेक्चर में हो जाएगा, रिपीट कर दीजिए। तो बेटा हर टीचर हर टॉपिक को दो दो तीन तीन बार बोलता है जब समझाता है, तो ये टीचर की आदत ही होती है। एंड आई डोंट नो आप उस बात को क्यों नहीं समझ पाते हैं। प्लीज रिपीट वाली बातें भी आपकी रिपीटेडली आती है। सो इट इज ऑफ नो यूज। मुझे इतनी दूर की स्क्रीन दिखाई नहीं देती, तो बेटा मैं चैट बॉक्स नहीं देख रहा हूं। डोंट वेस्ट योर टाइम एंड वेस्ट योर कॉन्सेंट्रेशन, प्लीज फोकस हियर। आई विल गिव यू इनफ टाइम टू आस्क, ठीक है ना? 1-2 मिनट में बैठ जाऊंगा वहां पर स्क्रीन के सामने और मैं सारे चैट के जो भी हैं आपके वो रीड करूंगा, और जो रिक्वायर्ड लगेगा कि हाँ इसका रिप्लाई मुझे देना है, वो मैं रिप्लाई करूंगा। ओके, लिसन केयरफुली। सो आई वाज टॉकिंग, देखिए ये फ्लो बिगाड़ देता है ना फिर ये सब चीजें। सुनिए, हम इलेक्ट्रॉन को वेव माने। अब वेव्स का यदि दो एटम मिलकर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होंगे तो दे अंडरगो कॉम्बिनेशन। आपने यदि वेव इंटरफेरेंस वर्ड एक सुना हो, हम एक वेव का इमेजिनेशन कैसा लाते हैं? हम ऐसा क्रेस्ट और ट्रफ वाला इमेजिनेशन लाते हैं, राइट? चलिए मैं थोड़ा सा वेव वाली बात को एक्सटेंड करता हूं। किसी क्रेस्ट की हाइट या ट्रफ की डेप्थ को हम वेव एम्पलीट्यूड बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में, इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस में साई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो साई रिप्रेजेंट क्या करता है? एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव्स। जो इलेक्ट्रॉन को आप एज अ वेव मान रहे हैं, उस वेव के एम्पलीट्यूड को हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं। सुनिएगा, और साई स्क्वायर जो होती है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, इसे बोलते हैं इंटेंसिटी, इसे बोलते हैं वेव इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। मैं इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव मान रहा हूं और उसकी इंटेंसिटी को साई स्क्वायर, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर की भाषा में हम इसको ऑर्बिटल बोलते हैं। अब ऑर्बिटल का क्या मतलब? इट इज द रीजन अराउंड न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। दूसरी भाषा में, न्यूक्लियस के आसपास का वह रीजन जहां इलेक्ट्रॉन की हाई इंटेंसिटी है, मतलब इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम वाला रीजन होता है न्यूक्लियस के आसपास, राइट? अब सुनिए, अब हम बात कर रहे हैं इससे आगे की। ये तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट था।
दो एटम आपस में कंबाइन हुए, एक मॉलिक्यूल बनाने जा रहे हैं। जस्ट अज्यूम एनी केस, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन गिविंग O2 मॉलिक्यूल। तो क्या ऐसा नहीं होगा कि अब सारे इलेक्ट्रॉन, मतलब सारी वेव्स दो न्यूक्लियाई के इन्फ्लुएंस में आने वाली है और उनका सभी का एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस होगा? वेव इंटरफेरेंस का मतलब देयर आर टू पॉसिबल थिंग्स इन इंटरफेरेंस। क्रेस्ट प्लस क्रेस्ट can give more height of the crest, but crest plus trough, this is interference of opposite type, can give less amplitude of the wave. crest की height को घटा देगा, trough की depth को कम कर देगा। तो इस तरह से इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स जो होता है वो दो टाइप का होता है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। तो क्रेस्ट प्लस क्रेस्ट गिविंग मोर हाइट ऑफ द क्रेस्ट, वेव एम्पलीट्यूड बढ़ने का प्रोसेस, मतलब प्रोबेबिलिटी रीजन बड़ा हो जाने की प्रोसेस, इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और क्रेस्ट प्लस ट्रफ इज गिविंग या ट्रफ प्लस क्रेस्ट इज गिविंग लेस एम्पलीट्यूड, मतलब ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है। तो जो बीएमओ होते हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं, ये कंस्ट्रक्टिव रिजल्ट्स हैं वेव इंटरफेरेंस में, कंस्ट्रक्टिव। और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होंगे। अभी मैं फिर बोल रहा हूं, जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूं ये फॉर्मल वर्ड्स हैं, इनको मैं इनफॉर्मल लैंग्वेज में भी समझाऊंगा जब रिपीट करूंगा। ओके, तो अगला पॉइंट लिखते हैं, बीएमओ इज अ रिजल्ट, लिखिएगा प्लीज, बीएमओ इज अ रिजल्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव interference of electron waves and AMO is a result of destructive interference of इलेक्ट्रॉन वेव्स। धीरे धीरे मैं आपको इनफॉर्मल लैंग्वेज की तरफ भी लेकर चलूंगा बेटा, कि एक सिंपल वे में इन सब बातों को कैसे सोचा जाए, समझा जाए, आ जाएगी वो बात भी। अभी टेक्निकल वर्ड्स के साथ चीजों को समझ ले पहले। तो दो एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाने जा रहे हैं, ऐसा हमें सोचना है। दो ऑक्सीजन के एटम्स है जिनका एक मॉलिक्यूल बनेगा, तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक पिक्चर बदल जाएगा। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन होते थे 1s 2s 2p ऑर्बिटल्स में, लेकिन अब जो 16 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में होंगे ये डायसेंट्रिक ऑर्बिटल में होंगे, मतलब जिनके दो सेंटर होंगे। ठीक है, देखिए पुरानी चीज फिर रिपीट कर रहा हूं मैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायसेंट्रिक होते हैं, मतलब दो न्यूक्लाई होते हैं ना, उसके आसपास पूरा प्रोबेबिलिटी रीजन डेवलप होता है। तो अब जब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होते हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो इसके दो तरीके होते हैं। हर दो ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वेव्स का, तो बीएमओ बनता है, मतलब ये एनर्जी इसकी कम होगी, ये फेवरेबल कॉम्बिनेशन होगा, और एक अगेंस्ट होगा इसके, मतलब जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो फेवरेबल नहीं है क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट में हमने क्लियरली मेंशन किया कि बीएमओ इलेक्ट्रॉन वेव्स के कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का रिजल्ट है और एएमओ इलेक्ट्रॉन वेव्स का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का रिजल्ट है। अब जितने स्टूडेंट्स को या आप सभी को फॉर्मल लैंग्वेज में चीजें कम समझ में आ रही है, वो अब एक इनफॉर्मल लैंग्वेज में इस एक्सप्लेनेशन को सुनिए। बेटा आप इमेजिन कर लो कि दो ऑक्सीजन के एटम्स या कोई भी दो अदर एटम्स आप जो सोच रहे हैं, ये दो कंट्रीज हैं, न्यूक्लियस उनकी गवर्नमेंट है, गवर्निंग बॉडी, और इलेक्ट्रॉन उनकी पॉपुलेशन है। और अब ये दोनों कंट्रीज मर्जिंग प्लान कर रही है कि एक सिंगल यूनिट में हम कन्वर्ट हो जाएं, परंतु जो सिंगल यूनिट बनेगी उसके गवर्निंग बॉडी तो अभी भी दो ही रहेंगे, परंतु पूरा मर्जिंग के बाद
इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होने वाला है, पूरा कल्चर चेंज होने वाला है, एवरीथिंग विल बी डिफरेंट नाउ। मतलब एक नई एंटिटी वहां डेवलप होगी। दो कंट्रीज की मर्जिंग के बाद एक जो सिंगल कंट्री बनेगी, उसका सब कुछ बदलना है। वो कंट्री एक बड़ी कंट्री होने के कारण वहां पर दो अलग अलग गवर्निंग बॉडीज रहेंगी सारे, लेकिन पॉपुलेशन को दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स कह लीजिए, ऐसा कुछ डेवलप होगा कि गवर्निंग बॉडी में एक गवर्निंग बॉडी और दूसरी गवर्निंग बॉडी रहेगी। वहां पर जो कुछ डिपार्टमेंट्स इधर हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स उसके कंट्रोल में है, ऐसा कह लीजिए, और सारे इलेक्ट्रॉन्स उनकी पॉपुलेशन है। अब होगा क्या, आप सोचिए कि ये जो दो एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाने जा रहे हैं, इसमें डोंट यू थिंक कि सारी पॉपुलेशन एक जैसी थोड़ी ही होगी? क्या सारे मर्जिंग के फेवर में होंगे? बेटा दो लोग साथ में होना, उन्हीं के ओपिनियन नहीं मिलते यहां पर। तो यहां तो जितने हैं, मतलब दो कंट्रीज की 8 इलेक्ट्रॉन्स की पॉपुलेशन है। मैं ऑक्सीजन का इमेजिनेशन लेकर चल रहा हूं, आप भी वही सोचिए कि दो न्यूक्लाई हैं, अब एक सिंगल यूनिट में वो कन्वर्ट होंगे, तो रहेगा तो डायसेंट्रिक पूरा एक नया जो स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। मतलब क्या? पहला पॉइंट पढ़िए, सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स मतलब पुराने कंस्ट्रक्शंस खत्म, नया कंस्ट्रक्शन डेवलप होगा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नया तरीके से डेवलप होगा। हर दो एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देगा, या कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाली बात जो मैंने कही, प्लीज जरा इसको सोचिए कि जब ये कंट्रीज मर्ज होने का प्लान कर रही है, तो दोनों एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स दो टाइप के होंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे जो मर्जिंग के फेवर में होंगे, जिनको मर्जिंग अच्छा लग रहा है कि हां एक नया डेवलपमेंट होगा, पूरा नए तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा और प्रोग्रेस होगी, कल्चर्स हमारे मिक्स होंगे और तमाम सारी चीजें वो पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो इट इज अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब वो मर्जिंग के फेवर वाले हैं। और वहीं दूसरी ओर अपोज वाले भी तो होंगे कि क्या करने जा रहे हो, अभी सब कुछ अच्छा है, सब बिगड़ जाएगा, इतनी सारी पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे होगी फिर, और फैसिलिटीज कैसे मिलेगी सारी पॉपुलेशन को, सब अनऑर्गेनाइज्ड हो जाने वाला है। तो नेगेटिव थिंकिंग वाले, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मुझे लगता है अब ये माइंडसेट के साथ में आप टॉपिक को पढ़ेंगे तो इजी गोइंग लगने लगेगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव भी हो रहा है। आप सोचो मर्जिंग होगी या नहीं होगी? O2 बनता है ना, क्यों बनता होगा? एक जनरल लॉजिक लगाओ, O2 क्यों बना? क्योंकि वहां फेवर वाली जनता ज्यादा है अपोज वाले के तुलना में। मतलब वी शैल हैव मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग BMO compared to the electrons occupying AMO. So the net result will be merging. Yes, molecule will exist. तो मॉलिक्यूल के एग्जिस्टेंस के लिए यदि सिर्फ इनकी मेजॉरिटी हो जाएगी, BMO वाले इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी है, तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर जाएगा। सो आई होप दिस पिक्चर इज नाउ अ लिटिल बिट बेटर क्लियर इन योर माइंड। ओके, लेट मी नो, अभी तक की बात समझ में आई शुरुआत से? ठीक है, गुड, ठीक है, प्लीज प्लीज, यस। अब सुनिए, अभी और पॉइंट्स बचे हैं और थ्योरी के एप्लीकेशन लेवल तक जाने की राह थोड़ी सी कठिन है, ये कहा था मैंने। एप्लीकेशन बड़ा इंटरेस्टिंग और सिंपल है, फाइनल रिजल्ट्स वगैरह सब बहुत इजीली इंटरप्रेट कर लेंगे आप। ओके, तो चलिए अगला एक पॉइंट और लेते हैं। बेटा अब हमें एक चीज और जानना पड़ेगी कि ये जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होता है इन ऑर्बिटल्स में, वो कैसे होता है। अब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए हमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पता होने चाहिए। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो बनते हैं, उनको डेजिग्नेशन क्या देते हैं? तो प्लीज एक अगले पॉइंट में आप ऐड करिए, दो हेडिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स दीजिए और उनके कॉम्बिनेशन से दो हेडिंग बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाले दे दीजिए। मैं लिखता हूं फिर से,
एटॉमिक ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल ये कंबाइन हो जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे, और इनसे बनेगा एक बीएमओ बनेगा, एक एएमओ बनेगा। एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्रिएट होगा, एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्रिएट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कहां कैसे होंगे वो बाद में देखेंगे। अभी आप चेक करिए, जैसे कि 1s एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, तो इनसे बनने वाले बॉन्डिंग ऑर्बिटल को सिग्मा 1s और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को सिग्मा स्टार 1s से डिनोट किया जाएगा। मैं आपको केवल नोटेशन बता रहा हूं बेटा, अभी यू मस्ट नो द नोटेशंस। सिग्मा जो ऑर्बिटल्स हैं उनके ओरिएंटेशन के हिसाब से तय हुआ। अभी भी सिग्मा सिग्मा बॉन्ड नहीं है, सिग्मा मतलब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, सिग्मा का मतलब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। उधर बॉन्ड को सिग्मा तब बोलते हैं जब बॉन्ड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग बनता है। ठीक है, तो सिग्मा टर्म यहां पर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बताती है। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल है, तो जब ऑर्बिटल्स मिक्स होकर नए ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो गए, पूरे पुराने खत्म हो गए, नए ऑर्बिटल बने, तो उनकी भी पोजीशन न्यूक्लियर को ज्वाइन करने वाली एक्सिस के अलोंग होगी। 2s atomic orbitals will give you sigma 2s and sigma star 2s. 2s atomic orbitals will combine to give sigma 2s and sigma star 2s. लेकिन बेटा 2p ऑर्बिटल्स में क्या होता है कि हमारे पास अलग अलग एक्सिस पे ओरिएंटेड ऑर्बिटल्स होते हैं। तो यदि हम दो एटम्स के 2p ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन ले लें, तो 2pz को मैं मान रहा हूं कि ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, z एक्सिस को मैं रेफरेंस एक्सिस मान रहा हूं। तो z एक्सिस वाले ऑर्बिटल के साथ मैंने सिग्मा नोटेशन यूज कर लिया, तो सिग्मा 2pz सिग्मा स्टार 2pz। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की पहचान है कि उसको डेजिग्नेशन देते वक्त स्टार लगाया जाता है, और नॉन एस्ट्रिस्क नोटेशन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में होता है। अब जरा सोचो, जो x और y एक्सिस है वो z के परपेंडिकुलर होने की वजह से जो ये ऑर्बिटल्स होंगे इनको पाई टू पी एक्स और पाई स्टार 2p x लिखेंगे हम, इसे पाई 2py और पाई स्टार 2py लिखेंगे हम। यह थ्योरी हमारे सिलेबस के हिसाब से केवल डायटोमिक स्पीशीज पे हमें पढ़नी है, एंड दैट टू अप टू एटॉमिक नंबर 10 बस। तो बहुत छोटा एप्लीकेशन है अपने सिलेबस में जेई में, इसलिए आपको इससे आगे के ऑर्बिटल की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 10 इलेक्ट्रॉन तक तो एटम में यहीं पे खत्म हो जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। सो यू मस्ट नो ओनली दिस मच ऑफ पार्ट इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अभी हमने सीख लिए हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के डेजिग्नेशन क्या होते हैं। अब हम जैसे एटम में इलेक्ट्रॉन रखते थे, कॉन्फ़िगरेशन शो करते थे, अब मॉलिक्यूल में कॉन्फ़िगरेशन शो करने वाले हैं बेटा। ओके, सो हैव यू ऑल रिटन दिस? पहले कंफर्म करिए। हाँ, और अब मैं चेक कर रहा हूं बेटा चैट बॉक्स, बता दो, 1 मिनट में देता हूं, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो। बीच बीच में बहुत सारे कोई मैसेज कर रहा था, मैं ढूंढूंगा उसे भी। बेटा पाई मतलब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर पोजीशन, पाई का मतलब है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर पोजीशन। तनिष्क, जितना समय आपने ये सब करने में दिया, उतना यदि समझने में दिया होता जो मैं रिपीट करके बोल ही रहा था, तो शायद टॉपिक समझ में आ जाता।
बेटा ऑर्बिटल्स का एनर्जी पिक्चर अभी सामने आने वाला है, डोंट वरी। अभी तक की बातें मैं रिपीट भी करूंगा और आगे के पॉइंट्स भी बढ़ाऊंगा आगे, और अभी तक के पॉइंट्स रिपीट भी करूंगा। नो, देयर आर स्टिल मेनी पॉइंट्स लेफ्ट, और मैं आपसे बोल ही रहा हूं कि आपको पेशेंस रखना है। मैं रिपीटेडली समझाऊंगा, एप्लीकेशन जैसे ही आएगा पूरा पिक्चर आपको एकदम क्लियरली समझ में आएगा कि ये सब चीजें क्या हो रही है। फिर से सुनिए एक बार और, मैं बता रहा हूं बेटा इतने पॉइंट्स, देन टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा मैं। अगले और पॉइंट्स जो बचे हुए हैं की पॉइंट्स वो देखेंगे। दो एटम मिलकर यदि एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, सिलेबस के हिसाब से हम केवल डायटोमिक स्पीशीज पढ़ रहे हैं। यह थियरी हमारे सिलेबस के लिए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए नहीं है। यह थियरी गिवन फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल भी है, पर यह अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो आप केवल डायटोमिक को सोचिए। कई स्टूडेंट्स यहां पर HCl कैसे बनेगा, ओजोन कैसे बनेगा टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं। HCl डायटोमिक है पर हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक है बेटा। हमारे सिलेबस में यह थ्योरी केवल वैसे होमोन्यूक्लियर के कॉमन एग्जांपल्स पर ही बेस्ड है, तो बहुत लिमिटेड एप्लीकेशन है, पर जितना है उतना भी तो समझ में आना चाहिए। तो अभी आप उस पर फोकस करिए, ठीक है। अपने क्वेश्चन अभी जनरेट मत करिए, इसमें क्या होगा उसमें क्या होगा। आप जो इंफॉर्मेशन आ रही है केवल उसको रिसीव करते जाइए, और उससे आपको एग्री होना है। पहले दो एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो एटम का पूरा इलेक्ट्रॉन वाला पिक्चर बदल जाना है। मॉलिक्यूल में पूरा एक नया कंस्ट्रक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन नए तरीके से होगा। तो कहां होगा? हर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स खत्म होकर दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। हर दो एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन एक बीएमओ देगा और एक एएमओ देगा। बीएमओ मतलब एटम से कम एनर्जी, मतलब मोर स्टेबल स्टेट, और एएमओ मतलब एटम से ज्यादा एनर्जी, मतलब लेस स्टेबल स्टेट में जाएगा। एक टेक्निकल लैंग्वेज के साथ में तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि जब इलेक्ट्रॉन वेव्स का कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो बीएमओ एएमओ ये बनते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया, क्रेस्ट प्लस क्रेस्ट गिविंग मोर एम्पलीट्यूड, मोर हाइट ऑफ द क्रेस्ट इज अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बट क्रेस्ट प्लस ट्रफ इज गिविंग लेस एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, इट इज अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आसान भाषा में मैंने कहा कि दो एटम्स को दो कंट्री मानिए, उनके न्यूक्लियस को उनकी गवर्नमेंट मानिए, इलेक्ट्रॉन्स को उनकी पॉपुलेशन मानिए, और अब सोचिए कि ये दो कंट्रीज यदि मर्जिंग प्लान कर रही है तो क्या सारे इलेक्ट्रॉन फेवर में ही होंगे मर्जिंग के? नहीं होंगे, कुछ फेवर कुछ अपोज में होंगे। अपोज में जो है वो मॉलिक्यूल को नहीं बनने देना चाहते, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे वो। बॉन्डिंग वाले फेवर वाले होंगे। तो क्या मॉलिक्यूल बनेगा? क्या कंट्रीज मर्ज होंगी? आंसर है कि यदि मर्ज हुई, यानी O2 एग्जिस्ट करता है, N2 एग्जिस्ट करता है, पर हीलियम का मॉलिक्यूल नहीं बनता बेटा, नियॉन का नहीं बनता, तो वहां प्रॉब्लम अलग टाइप की होगी। वहां पर पॉपुलेशन फेवर वाली कम मिलेगी, और जो एग्जिस्ट करते हैं N2O2 वगैरह, इनकी फेवर वाली पॉपुलेशन ज्यादा होगी, तो मर्जिंग तो होगी। अब मर्जिंग में यदि नेट फोर्स अट्रैक्टिव आ गया, दो एटम्स का नेट फोर्स अट्रैक्टिव, तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर जाएगा। तो जितने मॉलिक्यूल हम जानते हैं O2, N2, F2 वगैरह, ये कॉमन डायटोमिक होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं। इनके एग्जिस्टेंस में फेवर वाली पॉपुलेशन यानी बीएमओ को ऑक्यूपाई करने वाले इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा मिलने वाला है, राइट। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आगे और, मतलब की पॉइंट आगे और बढ़ाते हैं कि ये जितने भी ऑर्बिटल्स है, हाउ डू द इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट इन दीज ऑर्बिटल्स। तो आप नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करिए। पहली बात तो इलेक्ट्रॉन्स इन बीएमओ increase the stability
and electrons in AMO decrease the stability. Decrease the stability. ये बात तो हो चुकी, फेवर वाली और अपोज वाली पॉपुलेशन जो मैं बोल रहा था. सो दिस इज डन. ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं इस पर. अगला पॉइंट लिखिए. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, the distribution of electrons in molecular orbitals, the distribution of electrons in molecular orbitals takes place according to बेटा इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए एटम में जो आपने नियम बनाए वही यहां पर भी अप्लाई होंगे. अफबाउ प्रिंसिपल, हर्ट्ज रूल एंड पॉलिस प्रिंसिपल. कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के नियम वैसे ही रहेंगे जैसे आपने एटम में फॉलो किए हुए हैं. इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, अफबाउ प्रिंसिपल सुनो, ऑर्बिटल्स को बढ़ते हुए एनर्जी के ऑर्डर में फिलअप करने वाला नियम है. हर्ट्ज रूल, डीजनरेट ऑर्बिटल्स में पेयरिंग तब तक अलाउड नहीं होती जब तक सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं जाता. पॉलिस प्रिंसिपल, एक ऑर्बिटल के दो इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट होती है. ये नियम है इनके. अब बेटा ये पॉइंट्स अपने कवर अप हो गए. अब हमारे सामने थ्योरी को अप्लाई करने के लिए एक छोटा सा चैलेंज और बचा हुआ है कि हमें अब जैसे अभी तक हम एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे वैसे मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए. पर कैसे? उसके लिए एक ऑब्स्ट्रक्शन है. यहां पे हमें ऑर्बिटल्स का एनर्जी ऑर्डर चाहिए पड़ेगा ना, कि किस ऑर्डर में ये वाले ऑर्बिटल्स बढ़ती हुई एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज होंगे. सो वी मस्ट नो द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. सो प्लीज गिव द हेडिंग increasing order of energy of molecular orbitals. Increasing order of energy of molecular orbitals. बेटा इसमें दो केस हैं. फॉर मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन एक अलग ऑर्डर बनने वाला है और दूसरा ऑर्डर बनेगा फॉर इक्वल टू और लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन टोटल जहां होंगे. थोड़े से डिफरेंस के साथ ये ऑर्डर आएगा. तो ऑर्डर क्या है इस बात पर जरा ध्यान दें. सिग्मा 1s ऑर्बिटल सबसे कम एनर्जी का होता है. सिग्मा 1s की एनर्जी सबसे कम, सिग्मा स्टार 1s उससे ज्यादा, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2pz ऑर्बिटल आ जाता है. खास बात पे ध्यान देना, पाई 2px और पाई 2py इनकी एनर्जीज इक्वल होती है बेटा. फिर इसके बाद आते हैं इन्हीं के एंटी बॉन्डिंग. तो पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py और लेस देन सिग्मा स्टार 2pz. ये ऑर्डर होता है. ये ऑर्डर आप तब फॉलो करेंगे जब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स का टोटल नंबर 14 से ज्यादा होगा. पर 14 तक यदि है तो आपको इस ऑर्डर में बस थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा.
सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। रीजनिंग एंड ऑल अभी हम करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, पहले तो आप इसको नोट भी करते जाइए। सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब बेटा केयरफुली देखना, यहां पाई टू पी एक्स इक्वल टू पाई टू पी वाई, इनकी एनर्जी कम होकर सिग्मा टू पी जेड की एनर्जी ज्यादा है। सो यू कैन जस्ट सी द डिफरेंस, पूरे ऑर्डर में केवल इस ऑर्बिटल की एनर्जी अब बढ़ी हुई है, बाकी पूरे ऑर्डर में कोई चेंज नहीं है बेटा। उस ऑर्बिटल के अलावा बाकी पूरा ऑर्डर वैसा ही चल रहा है। पाई स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी वाई, सिग्मा स्टार टू पी जेड, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, इसे नोट करिए। बस अब हम सीधे एप्लीकेशन की तरफ आगे ही बढ़ने वाले हैं, सीधा एप्लीकेशन आएगा बेटा अब इसका। वैष्णवी जरा पहला पॉइंट पढ़िए। अभी ये जो दो केसेस मैंने आपको बताए हैं, इक्वल टू और लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन और मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन, इनकी रीजनिंग मैं बाद में करवाऊंगा। पर हां, एक चीज आप नोट करके रख सकते हो यहां पे कि ये जो 14 इलेक्ट्रॉन से कम वाला केस है या 14 तक का केस है, यहां पर लिखिएगा sp मिक्सिंग, एक ब्रैकेट में वर्ड लिख कर रखिए, मीनिंग बाद में बताऊंगा बेटा मैं, क्योंकि अभी हमारा फोकस इसके एप्लीकेशन पे पहुंचना है। यदि हम एप्लीकेशन पे नहीं पहुंचे तो फिर ये मेहनत खराब लगेगी हमें कि पता नहीं क्या चल रहा है, जैसा अभी कई स्टूडेंट्स के मन में होगा भी कि पता नहीं क्या चल रहा है, क्योंकि उन्होंने शुरू से ध्यान नहीं दिया। फिर भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अब आप एप्लीकेशन देखिए, मैं यूज करूंगा, मैं पूरा एक एग्जांपल आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा बेटा, डिटेल में। सो नाउ जस्ट टेक वन एग्जांपल, दैट इज द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। एक एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, आप मेरी हेल्प करते जाइए, साथ साथ लिखते भी जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए जी, इसमें यदि मैं कहूं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, व्हाट इज योर आंसर? ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सो सिंपल, बट स्टिल मेनी ऑफ यू आर नॉट गिविंग द करेक्ट आंसर। माय डियर, 32 कहां से हो गए? कई स्टूडेंट्स 32 लिख रहे हैं। आई वंडर, एटॉमिक नंबर कब याद करोगे बेटा? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो मॉलिक्यूल में 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 + 8। आई डोंट नो, कोई 8 आंसर दे रहा है, कोई 32 भी दे रहा है। 16 इज द राइट आंसर। 16 देने वाले भी हैं, आई कैन नॉट डिनाई, पर वो गलत पे ध्यान जाता है ना बेटा। स्क्रीन मुझे इतनी दूर से मुझे नहीं दिखती, शायद मेरी आईसाइट भी थोड़ी वीक है इसलिए, पर मुझे वो गलत जरूर दिख जाता है कि कुछ ना कुछ वहां चल रहा है गलत वाला। ओके बेटा, प्लीज सी। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां रहेंगे 16। अब मैं लिखने जा रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो तरीका क्या होगा, मुझे 16 इलेक्ट्रॉन रखने हैं, इस ऑर्डर को फॉलो करके रखने हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रखे जाने हैं। तो बस जब 16 पूरे हो जाएं तो हम रुक जाएंगे। चलो देखते हैं कैसे करना है। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, बस एनर्जी के हिसाब से भरते जाओ ऑर्बिटल को।
सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। आगे बढ़ते हैं तो सिग्मा 2pz। मैं बोर्ड का उस तरफ वाला हिस्सा अभी यूज करूंगा, इसलिए मैंने आगे इस तरफ बढ़ा दिया। आप चाहे तो सीधा लिखते जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। पाई 2px, पाई 2py 4। बेटा इनको एक ही ब्रैकेट में मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये अभी भी डिजेनरेट है, मतलब इनकी एनर्जी बराबर है। तो टोटल 2 ऑर्बिटल के 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो एनर्जी बराबर होने के कारण इनको एक ही ब्रैकेट में रखा मैंने। अब बेटा जरा समझना, अपने एनर्जी के ऑर्डर के हिसाब से पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py ये ऑर्बिटल नेक्स्ट होंगे। 2 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। बताओ अभी तक कितने इलेक्ट्रॉन रख चुके हम? डिस्ट्रीब्यूशन कितने इलेक्ट्रॉन का हो गया? 14 का। तो अब बचे हैं बेटा 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 ऑर्बिटल डिजेनरेट है, सोच लो, ये 2 ऑर्बिटल डिजेनरेट है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा एक एक ऑर्बिटल में दोनों। मतलब इस कॉन्फ़िगरेशन से आपके पास मिलेंगे आपको 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। So the theory proves the presence of 2 unpaired electrons, मतलब पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन यहां प्रूव हुआ। अच्छा जी, अब एक चीज और है, लिखना आप कंटिन्यू कर लेना उसके बाद वाला, लेकिन मैं इधर एक फॉर्मूला मेंशन कर देता हूं। 2 एटम्स के बीच बॉन्ड्स का नंबर निकालने के लिए यह थ्योरी एक बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला देती है Nb minus Na/2, where Nb is the number of electrons in bonding orbitals and Na is the number of electrons in anti-bonding orbitals. So this is the bond order. यहां पर मैं रिपीट भी कर रहा हूं, वही फॉर्मूला फिर से लिखूंगा बेटा मैं। बॉन्ड ऑर्डर इज Nb minus Na/2। तो जरा चेक करो बेटा, यहां बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने? बॉन्डिंग मतलब बिना स्टार वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, 4, 6 और 4, 10। अच्छा जी, और स्टार वाले ऑर्बिटल में कितने हैं? 6। तो 10 माइनस 6/2 कितना हुआ? 2। बेटा यह थियरी 2 ऑक्सीजन एटम्स के बीच डबल बॉन्ड को भी प्रूव करती है। यह पिक्चर पूरा तब आपको क्लियरली समझ में आएगा जब मैं आपके सामने एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम रखूंगा। इसे बोलते हैं, जो इस तरफ मैं ड्रॉ करूंगा, इसे बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बोलते हैं। इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में I am drawing the orbitals in the increasing order of energy. बेटा मुझे लगता है फाइनली आपके माइंड में जो पिक्चर है ना, वो इस एमओ डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो जाना है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज जरा ध्यान देना, बाद में बना लेना, आई विल गिव यू इनफ टाइम, पहले आप ध्यान दो। इधर मैं क्या करूंगा बेटा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आसपास दिखाऊंगा और उनके मिक्सिंग से बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को मैं बीच में दिखाऊंगा। चलिए, तो अब एमओ डायग्राम पे फोकस करिए। ये एक एटम का 1s ऑर्बिटल, ये दूसरे एटम का 1s ऑर्बिटल। पर जब मॉलिक्यूल बना तो दोनों के 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स खत्म हो गए, और 1s एटॉमिक ऑर्बिटल खत्म होकर आप चाहें तो इनको ऐसे बॉक्सेस में भी शो कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। चलो ऐसा बनाते हैं। 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे दोनों एटम के, पर इनके कॉम्बिनेशन से एक इन दोनों से कम एनर्जी का ऑर्बिटल डेवलप हुआ, बना, और एक इन दोनों से ज्यादा एनर्जी का ऑर्बिटल बना। जो एटम से कम एनर्जी का ऑर्बिटल होता है
जो एटम से कम एनर्जी का ऑर्बिटल होता है वहां बीएमओ है, तो ये सिग्मा 1s है और ये सिग्मा स्टार 1s है, सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। जस्ट वेट, देखते जाइए। इसी तरह से ये एटम का 2s ऑर्बिटल है बेटा, ये दूसरे एटम का भी 2s ऑर्बिटल है। हमने क्या कहा सबसे पहले कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स खत्म हो जाते हैं, नए ऑर्बिटल्स बन जाते हैं जिनको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहा जाता है। तो ये दो एटम के ऑर्बिटल थे, अब ये खत्म हो जाएंगे और दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डेवलप हो जाएंगे। एक की एनर्जी कम रहेगी, दूसरे की एनर्जी यहां पर ज्यादा मिलने वाली है आपको। सो हियर आई रिप्रेजेंटेड एक कम एनर्जी का ऑर्बिटल और एक इन दोनों से ज्यादा एनर्जी का ऑर्बिटल। आप स्केल वगैरह का यूज करके बना सकते हैं। ये कम एनर्जी वाला सिग्मा 2s है, ज्यादा एनर्जी वाला सिग्मा स्टार 2s है। और अब जरा पिक्चर देखिए, एटम में क्या होता है बेटा, तीनों 2p ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल पे होते हैं, तीनों 2p ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल पे होते हैं, मतलब डीजनरेट होते हैं। तो ये तीन 2p ऑर्बिटल दूसरे एटम के भी तीन 2p ऑर्बिटल्स को आप आपस में कंबाइन होकर 6 नए ऑर्बिटल्स डेवलप करवाएंगे। तो जो 6 न्यू ऑर्बिटल्स होंगे उनमें से 3 की एनर्जी कम होगी और उन तीनों में भी एक सबसे कम एनर्जी के लेवल पर, दो उससे ज्यादा एनर्जी के लेवल पर, फिर इधर भी ऐसा ही, ये एंटी बॉन्डिंग पार्ट आ गया 3 ज्यादा एनर्जी के ऑर्बिटल में, ये 2 ऑर्बिटल और ये एक ऑर्बिटल फाइनली सबसे ऊपर। जो सबसे ऊपर देख रहे हैं हम, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं और इनके डेजिग्नेशन भी मैं देता हूं। सिग्मा 2pz वाला ऑर्बिटल है बेटा, ये दोनों है पाई 2px पाई 2py, ये दोनों है पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और फाइनली ये है सिग्मा स्टार 2pz। खास चीज तो अब है, ये तो डेजिग्नेशन देख लिया आपने। बेटा श्रेय, क्या मैं आपको टर्न आउट ना करूं यहां से? बेटा ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड मैंने एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना स्टार्ट किया है एंड इन द मिडल मैंने मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो बात यह हो रही थी कि ऑक्सीजन का एटम, सिर्फ इस हिस्से को देखो, इट इज 1s2 2s2 2p4, दूसरा एटम भी 1s2 2s2 2p4 वाली कंडीशन में था। पर जब ये दो एटम मिलकर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुए, इसको मैं ऐसा भी लिख देता हूं कि दिस इज O एंड दिस इज द पार्ट फॉर O2। ये O2 के लिए है बीच वाला हिस्सा। जस्ट अ मिनट, सो दिस इज फॉर O2। अब जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इन ऑक्सीजन देखेंगे मॉलिक्यूल में, तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करो बेटा। 16 इलेक्ट्रॉन का नए तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन। ये दो कंट्रीज थी, दो अलग अलग एटम्स थे, मर्ज होने के बाद सारी पॉपुलेशन का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा इन अ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। सो दिस इज द न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। हाउ इज इट फॉर्म्ड? इट इज फॉर्म्ड इन दिस मैनर। हर दो एटॉमिक ऑर्बिटल से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। इसका मतलब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए उन सब से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन गए, एक कम एनर्जी का, एक ज्यादा एनर्जी का, कम एनर्जी ज्यादा एनर्जी, ये 6 कंबाइन हुए थे तो 6 नए बने। 3 की एनर्जी कम है, 3 की एनर्जी ज्यादा है। ज्यादा एनर्जी वाले एंटी बॉन्डिंग है, कम एनर्जी वाले बॉन्डिंग ऑर्बिटल है।
अब मैं इलेक्ट्रॉन 16 डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, मतलब पूरी नई पॉपुलेशन, यहां पर पॉपुलेशन तो पुरानी है पर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नया है अब। तो बेटा ये नया इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से ऑक्यूपाई करते हैं। आप सोचिए, ये इसी कॉन्फ़िगरेशन को मैंने ज्यादा इलेबोरेटिव शो किया है। अब हुंस रूल अप्लाई हुआ तो बेटा ये दो इलेक्ट्रॉन रह गए अनपेयर्ड, क्योंकि ये डिजेनरेट ऑर्बिटल में प्रेजेंट थे। जरा अब एक बार रिव्यू करिए, ड्रॉ करिए, समझिए कि पिछली बातों के क्या कनेक्शन बने, कैसे ये नया इलेक्ट्रॉनिक पिक्चर जो बीच में दिख रहा है ये डेवलप कैसे हुआ। इन सब पॉइंट्स पे आपको फोकस करना है अब। और फिर मुझे बताइए कि कौन कौन सी चीजों में आपको दिक्कत है। ऑल्दो मैं पूरा रिपीट भी करूंगा शॉर्ट में एक बार फिर से, पर एक बार पूरा ये एमओ डायग्राम वगैरह बनाइए एंड देन आई शैल रिपीट। डेजिग्नेशंस मैं एक बार बोल दूंगा, वैसे आप जो आपके पास में पहले ऑर्डर लिखा हुआ है उससे समझ भी सकते हैं। बेटा ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी ऑर्डर है ना आपके पास, इसी ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं। तो यदि डेजिग्नेशन में कुछ दिक्कत है तो यहां से भी आप ले सकते हो कि ये कौन से ऑर्बिटल होंगे, इसी ऑर्डर में तो अरेंज रहिए। सिग्मा 1s ये रहा, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, देन सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और ये सिग्मा स्टार 2pz है सबसे ऊपर। नोट करिए, फिर मैं समझाऊंगा बेटा, रिपीट पूरा स्टार्टिंग से सारे की पॉइंट्स को लेकर भी बताऊंगा। तनिष्क बताना है बेटा, सिग्मा स्टार 2pz सबसे ऊपर खाली है लेकिन बताना है। प्रणव, दे आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ये ई और अप हेडेड एरो क्या दिखा रहा है कि नीचे से ऊपर तक एनर्जी के बढ़ते हुए ऑर्डर में ये अरेंज किए हुए हैं। बेटा बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला NB माइनस Na/2 मैं रिपीट करूंगा, समझाऊंगा, कैलकुलेशन बताऊंगा, डोंट वरी। एक बार लिख लीजिए बस, फिर मैं फिर से बताता हूं। और मैंने कहा ही था कि जैसे ये अप्लाई करेंगे तो आपके माइंड में सारे पॉइंट्स ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगे। तब तक पेशेंस रखना पड़ेगा। तो जो इस बात को फॉलो कर रहे थे, आई होप दे आर इन अ कंफर्ट जोन। बेटा अब मैं सारी बातों को एक बार फिर बताऊंगा जो शुरुआत से है। केवल ये जो अभी ऑक्सीजन का केस है, अब एक तरह से एक रफली ये सारी चीजें आपके माइंड में फिट हो चुकी है। ठीक है, आते हैं अब सारे पॉइंट्स बिगनिंग से देखते हैं।
जब कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एक एक पॉइंट समझिए, मैं उधर आपको एक्सप्लेनेशन देते जाऊंगा। जब कोवेलेंट मॉलिक्यूल बनते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, नए बन जाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या बात कही हमने, आइए इधर देखें। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते थे, ठीक है, जब तक एटम थे, पर जब मॉलिक्यूल बना तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक पिक्चर बदल गया। ये वाले ऑर्बिटल खत्म हो गए, नए ऑर्बिटल्स डेवलप हो गए, उनका अपना एक अलग ही एनर्जी ऑर्डर है। ये एरो अप हेडेड बताता है कि नीचे से ऊपर की तरफ एनर्जी इनकी बढ़ रही है। यह समझाया मैंने पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सुनिए, वहां पर आपने मेंशन किया हर दो एटॉमिक ऑर्बिटल से दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, एक बीएमओ एक एएमओ। बीएमओ की एनर्जी कंबाइन होने वालों से कम होती है, एएमओ की एनर्जी कंबाइन होने वालों से ज्यादा होती है। हर दो एटॉमिक ऑर्बिटल से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। इधर देखिए, ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, दो एटॉमिक ऑर्बिटल से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, 6 एटॉमिक ऑर्बिटल से 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। कम और ज्यादा एनर्जी वाले, किनसे, कंपेयर टू जो कंबाइन हो रहे थे उनसे। तो एटॉमिक ऑर्बिटल से जिसकी एनर्जी कम वो बॉन्डिंग, जिसकी ज्यादा वो एंटी बॉन्डिंग। कम एनर्जी वाला बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ज्यादा एनर्जी वाला एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये 6 में 3 कम एनर्जी वाले हैं, 3 ज्यादा एनर्जी वाले हैं, सो दे आर बीएमओ एएमओ। कंबाइन होने वालों का ये रहा एनर्जी लेवल, ये तीनों कंबाइन होने वालों से नीचे हैं, ये तीनों कंबाइन होने वालों से ऊपर हैं। सो सिंपल। अब हमने कहा, एक टेक्निकल स्टेटमेंट लिया हमने कि ऑर्बिटल्स का यानी इलेक्ट्रॉन वेव्स को जब हम देखते हैं तो इनका कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, मतलब फेवर और अनफेवर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप खुद सोचिए, ये दो इलेक्ट्रॉन इन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा कंफर्ट में है, और ये दो इलेक्ट्रॉन इन दोनों के कंपैरिजन में कम कंफर्ट की कंडीशन में है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है वो स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, और ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ये सोच रहे हैं, इनकी सोच है कि हां मर्जिंग होनी चाहिए, फेवर में है। और फाइनली क्या हुआ, यदि ऐसे इलेक्ट्रॉन का नंबर यानी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का नंबर एंटी बॉन्डिंग वालों से ज्यादा रहा तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। करेगा मतलब बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। बेटा बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड्स का नंबर ना। तो बॉन्ड क्या होता है, पहला लेक्चर, अट्रैक्टिव फोर्स को बॉन्ड बोलते हैं। तो इफ वी आर गेटिंग सम वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, दैट मीन्स द स्पीशीज इज स्टेबल एंड इट विल एग्जिस्ट। इसका मतलब यह हुआ कि फेवर वाली पॉपुलेशन यहां ज्यादा थी और अपोज वाली कम थी। तो मेजॉरिटी जिसकी रही उसने एग्जिस्ट करने दिया, मतलब मर्जिंग के फेवर वाली मेजॉरिटी थी तो उन्होंने मर्जिंग को फेवर किया। आगे बढ़ते हैं और पॉइंट्स को समझते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स से बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को डेजिग्नेशन क्या देते हैं, इस पॉइंट में मैंने केवल यह बताया था, तो इस बात को भी यहां पर सुनिए, समझिए। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होते हैं, इसलिए इनसे हमेशा सिग्मा ऑर्बिटल ही बनेंगे। एंटी बॉन्डिंग वालों में स्टार लगाया जाता है नोटेशन में, और बॉन्डिंग वालों में नॉन एस्ट्रिस्क नोटेशन होता है। अब ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग और ये सारे एंटी बॉन्डिंग। परंतु पी ऑर्बिटल में क्या हुआ, पी ऑर्बिटल एटम में 3 अलग अलग एक्सिस पे होते हैं, px py pz। तो एक तो बनेगी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, हमने उसे z माना, इसलिए सिग्मा 2pz और सिग्मा स्टार 2pz, ये नोटेशन z एक्सिस वाले के लिए ले लिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसे x एक्सिस मान लीजिए इंटरन्यूक्लियर को, तो सिग्मा वाला 2px कहलाएगा और पाई वाले y और z वाले हो जाएंगे। यहां मैंने इसको z लिया है, तो x और y एक्सिस वाले इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं, तो नोटेशन पाई यूज होता है। अब यह थ्योरी अप्लाई करने के लिए हमारे सामने एक और पॉइंट था
कि इन ऑर्बिटल्स का एनर्जी ऑर्डर क्या होता है, बढ़ता हुआ ऑर्डर। एंड फॉर दैट हमने ये दो ऑर्डर सीखे यहां पर। ये 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वाले केस पे अप्लाई करना था। सो दिस इज द ऑर्डर जो अभी हमने ऑक्सीजन पे यूज किया। 16 इलेक्ट्रॉन थे, डिस्ट्रीब्यूट किया हमने 1s में, सिग्मा 1s में एक दो इलेक्ट्रॉन रखे, यहां दो, यहां दो, 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 और इन दोनों में मिलकर 4, क्योंकि इक्वल एनर्जी लेवल पर है ना डीजनरेट ऑर्बिटल। ये भी दोनों इक्वल एनर्जी लेवल पर थे, पर हमारे 16 इलेक्ट्रॉन में से 14 तो यहां पूरे हो गए। कम एनर्जी से आगे बढ़ते हुए ज्यादा एनर्जी की तरफ हम बढ़े, मतलब हमने अबव प्रिंसिपल फॉलो किया। एक बॉक्स में, एक ऑर्बिटल में हम दो इलेक्ट्रॉन्स प्लेस करते हैं, तो एक अप हेडेड एरो से एक डाउन हेडेड एरो से दिखाया, मतलब हमने पॉलीज प्रिंसिपल भी फॉलो किया। और जब सवाल आया कि दो इलेक्ट्रॉन दो बराबर एनर्जी के ऑर्बिटल में रखना है, तो हमने अप्लाई किया हुन्स रूल। ये दो इलेक्ट्रॉन, ये वाले दो इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, जिनकी वजह से ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिज्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी प्रूव कर पाती है। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना है, चाहे तो ये कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करिए या ये भी कर लीजिए, कहीं से भी। नॉन एस्ट्रिस्क वाले Nb इलेक्ट्रॉन्स हैं और एस्ट्रिस्क वाले एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बेटा काउंट कर लो। नॉन एस्ट्रिस्क वाले 2, 4, 6 और ये 4, 10। इधर से भी देख सकते हो, बात एक ही है। 2, 4, 6 और ये 4, 10। और एंटी बॉन्डिंग मतलब एस्ट्रिस्क मार्क्ड जितने ऑर्बिटल्स हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन और ये दो इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन। यहां पर ये रहे दो, ये दो और ये दो, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के हैं। तो Nb माइनस Na/2, यानी इट इज हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट गिव्स द बॉन्ड ऑर्डर 2। थियरी का एक प्लस पॉइंट और, कि ये बॉन्ड ऑर्डर भी प्रेडिक्ट करती है, मॉलिक्यूल्स के ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं ये भी बताया, उनका एनर्जी ऑर्डर पता लगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हम प्रूव कर पाए। सो दिस इज वन एप्लीकेशन फ्रॉम माय साइड फॉर द थियरी। हमें एक और लेक्चर अभी इसमें लगेगा, जिसमें आप एक होमवर्क करके आएंगे थोड़ा। ऑक्सीजन का केस जो अभी पूरा अपने सामने दिख रहा है, यह इसी तरह के कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। अगले लेक्चर में आप उन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके आएंगे, तो हम पूरा प्रैक्टिस और बाकी और जो छोटी छोटी चीजें अभी इस थियरी में कई सारी और हैं, उनको भी कवर अप करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो अब आपके होमवर्क में आपको कौन कौन से एग्जाम्पल सॉल्व करना है, बेटा सुन लीजिए, लिख लीजिए। ये है आपका होमवर्क। गिव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, determine bond order and determine bond order. Just a minute. Draw MO diagram and predict the magnetic behavior of H2, N2, NO, OF, F2। बेटा इतने मॉलिक्यूल्स हैं
जिसके लिए आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को अप्लाई करेंगे। हमारा अगला लेक्चर मानकर चलिए पूरी तरह से इनके रिजल्ट पे डिपेंडेंट है, तो मैं अगले लेक्चर में जितनी भी बातें करूंगा वो आप तभी समझ पाएंगे जब आपने ये सारे सॉल्व किए हुए हैं। सो बी रेडी विद द आंसर्स, पूरा सॉल्व करके रखिएगा। डे आफ्टर टुमारो वी हैव अ लेक्चर टू फिनिश दिस टॉपिक, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम उस दिन कंप्लीट करेंगे। पर जो पूरा एप्लीकेशन है, आज तो मैंने आपको केवल O2 वाला एप्लीकेशन दिखाया, ये सारी बातें जो यहां दिख रही है एज इट इज इन एग्जाम्पल के लिए हर एक के लिए सॉल्व करना है। जी हाँ, एमओ डायग्राम बनाना, बॉन्ड ऑर्डर निकालना, मैग्नेटिक बिहेवियर बताना और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा लिखना। सो इफ you will finish this homework, you will easily understand the next lecture and the related things. क्या आप कर पाएंगे बताइए? Okay, I think it is easy going. यदि आपने ऑक्सीजन का केस लिखा है, समझा है, एक बार उसे बहुत अच्छे से रिव्यू करिएगा and then go through all these examples. So for today, this much is enough. यहीं रोकेंगे हम टॉपिक को। फ्रॉम द बिगनिंग आज हमने क्या क्या कवर अप किया, ये एक बार मैं आपसे शेयर कर लेता हूं। आज एक तो मेटेलिक बॉन्डिंग हमने इनिशियली कवर अप कर दिया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्टार्ट की। सबसे पहले मैंने आपको कुछ की पॉइंट्स बताए इसके, ऑर्बिटल्स के एनर्जी ऑर्डर जो आपको जानना चाहिए ये यहां पर रखे हुए हैं। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पर पूरा एप्लीकेशन समझाया है मैंने आपको, और जैसा मैंने O2 के लिए सब बातें बताई वो आप H2, N2, NO, OF और F2 इतने एग्जांपल्स के लिए सॉल्व करेंगे एंड दिस इज योर होमवर्क। सो बी रेडी विद द आंसर्स। वी शैल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर इज डे आफ्टर टुमारो। थैंक यू वेरी मच।